या इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ पहले तो भाई वेदरिंग होती है, जैसे इरोजन होता है, जैसे डिपोजिशन होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जब किसी जगह पर जाकर के, जैसे एग्जांपल के लिए माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट हैं, कोस्टल फीचर्स हैं। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत है आपका डिफेंस चाणक्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और एनडीए प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है चाणक्य स्मार्ट लर्निंग। तो ये जो यूट्यूब चैनल है इसका नाम है चाणक्य स्मार्ट लर्निंग, लेकिन ये डिफेंस चाणक्य एकेडमी का ही एक पार्ट है, उसी की एक सब्सिडरी है। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना 9th क्लास का सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर किस बारे में, क्योंकि पहला जो चैप्टर था उसमें तो हमने केवल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी, बेसिक समझे थे कि सोशल साइंस होती क्या है, उसमें हमको पढ़ना क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो वहाँ भी हमने आपको बताया था कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक कोर्स हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ता है सोशल साइंस के अंदर, जैसे हिस्ट्री है, जैसे ज्योग्राफी है, जैसे पॉलिटी है, जैसे आपकी इकोनॉमिक्स है। अब उसमें से सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो हमारा सेकंड चैप्टर जो हम आज शुरू करेंगे जिसका नाम है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ये किस टॉपिक से रिलेटेड हमारा एक आज का चैप्टर रहने वाला है, तो ये बेटा एक ज्योग्राफी का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो सोशल साइंस में 9th क्लास में सेकंड चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो हमारा ज्योग्राफी का एक चैप्टर है जिसका नाम है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। सबसे पहले एक आसान भाषा में समझ लें कि शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस का मतलब है क्या। अर्थ की सरफेस, भाई हम इस धरती पर रहते हैं, ये जो धरती है, जो अर्थ है, पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो सरफेस है यानी जो उसकी सतह है वो कैसे बनी है, उसका शेप कैसा है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी है, उसके अंदर क्या पाया जाता है। यानी आपके दिमाग में कई बार क्वेश्चन ये आता होगा कि ये जो पूरी अपर लेयर है यानी जो जिस सरफेस लेयर पे हम खड़े हैं वो क्या है, वो किससे बनी है, उसके अंदर क्या होगा धरती के अंदर, और अंदर जाएंगे तो और क्या मिलेगा, और बिल्कुल बीचों बीच चले जाएंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा। क्योंकि अर्थ हम सबको पता है एक गोल जैसी एक आकृति है, एक स्फीयर जैसी आकृति है, एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है, ये बात बहुत टेक्निकल है, लेकिन अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि जो हमारी अर्थ है वो एक एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, इसको जियोइड शेप कहा जाता है। ठीक है, या ऑब्लेट स्फीरोइड इसको कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या चीजें हैं, ये जो सरफेस है किस तरीके से बनी है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, ये सारी चीजें जो हैं ये हमें आज इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। और इस अर्थ पर जो जो चीजें पाई जाती हैं अलग अलग तरीके की, जैसे माउंटेन्स हैं, जैसे कि अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स, जैसे प्लेटूज हैं, ये कैसे बनते हैं, ये भी जो सारी चीजें हैं ये भी हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। तो हमारा जो तरीका है पढ़ने का वो सेम रहेगा। सबसे पहले हम एनसीईआरटी को वो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, समझेंगे, कंसेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है नोट्स वाला वो उसके ऊपर बाद में जाएंगे। तो आज चलते हैं अपने पहले स्टेप पर जो हमें पढ़नी है सेकेंड चैप्टर की एक तरीके से एनसीईआरटी को। तो शुरू करते हैं भाई। चैप्टर का नाम है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। शुरुआत में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बिग क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट शेप्स द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ की सरफेस को कौन सी चीजें शेप करती हैं, क्या चीजें हैं जो अर्थ की सरफेस को बनाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स, ये थ्योरी क्या है प्लेट टेक्टोनिक्स, ये भी हमें आज इसमें समझना है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, यानी कि जो हमारी धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, वो अलग अलग प्लेट से मिलकर के बनी हुई है और वो जो प्लेट मूवमेंट करती हैं उसका इफेक्ट क्या होता है, वो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हाउ आर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड, अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स कैसे बनती हैं, जैसे माउंटेन्स कैसे बनते हैं, जैसे प्लेटूज कैसे बनते हैं, जैसे नदियां कैसे निकलती हैं, नदियों से कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनती हैं, ये सारी चीज समझेंगे और उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे हम उनको डिवाइड करते हैं। हाउ आर ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बींग्स कनेक्टेड टू दीज लैंडफॉर्म्स, इंसान और अदर लिविंग बींग्स किस तरीके से उन लैंडफॉर्म से कनेक्टेड हैं, ये अगला क्वेश्चन है। और उसके बाद हाउ डू डिजास्टर्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट लैंडफॉर्म्स इंपैक्ट ह्यूमन लाइफ्स, और किस तरीके से अलग अलग तरीके के जो डिजास्टर्स आते हैं उनका हमारी लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। डिजास्टर मतलब होते हैं जो आपदा आती हैं, जो त्रासदी आती है, जैसे कभी भूकंप आता है, जैसे कभी सुनामी आती है, जैसे कभी बाढ़ आ जाती है, जैसे कभी लैंडस्लाइड हो जाती है, तो उसका हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है और वो क्यों आती है, ये भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले साइड में एक बहुत ही अच्छी चीज बताई हुई, लैंडफॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लैंडफॉर्म क्या है।
अगर हम लैंड फॉर्म को दो पार्ट में तोड़ें, दो पार्ट में इसको ब्रेक करें, तो लैंड और फॉर्म, लैंड का मतलब ये धरती, ये जमीन, ठीक है, पृथ्वी, सतह, कई सारे अलग अलग शब्द हो सकते हैं इसके। और फॉर्म का मतलब होता है रूप, यानी कि हमारी इस पृथ्वी का रूप कैसा है, इसकी फॉर्म कैसी है, उसी को कहते हैं लैंड फॉर्म। यानी हमारी पृथ्वी पर अलग अलग तरीके की लैंड फॉर्म पाई जाती हैं, अलग अलग तरीके की फॉर्म्स पाई जाती हैं। पढ़ते हैं एक बार। अ लैंडफॉर्म इज a natural feature on the earth surface formed by processes such as weathering, erosion, deposition and the movement of the earth crust। यानी कि हमारी अर्थ की सरफेस पर अलग अलग तरीके की लैंडफॉर्म्स पाई जाती हैं, जो कि नेचुरल फीचर है, यानी कि उसमें इंसान का कोई लेना देना नहीं है, वो नेचर की तरह, नेचर की वजह से होता है, नेचर की वजह से बनती है। फॉर्म्ड बाई, वो बनती किससे है, तो फॉर्म बाई प्रोसेसेस, वो कई सारी प्रोसेसेस से बनती है, कई सारी उसमें प्रोसेस होती हैं, जैसे वेदरिंग होती है, जैसे इरोजन होता है, जैसे डिपोजिशन होता है, एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और जो अर्थ की क्रस्ट है वो भी मूव करती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये क्रस्ट क्या होती है, और ये वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, इनका क्या मतलब होता है। तो मैं आगे पढ़ने से पहले या इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं पहले तो भाई ये इन वर्ड का मतलब है क्या। आपकी जो दिमाग में जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं इन वर्ड्स का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि कुछ 3 वर्ड्स थे। कौन कौन से वो 3 वर्ड्स थे? पहला वर्ड हमने अभी देखा था वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है जब एक बड़ी चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है। यानी अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल लिखना चाहूं कि वेदरिंग का मतलब क्या है, यानी कि वेदरिंग का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। यानी कि जब एक बड़ी चट्टान, एक बड़ी रॉक छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है तो उसको हम कहते हैं वेदरिंग। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्यों टूट जाती है, कौन कहता है टूटने के लिए। तो भाई रॉक जो है वो छोटे छोटे पार्ट में कई वजह से टूट सकती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर एक चट्टान है और वहां से कोई नदी जो है वो फ्लो करती है। अब नदी का पानी जो है बार बार उस चट्टान से टकराएगा, तो एक बार टकराने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब बार बार वो पानी उस चट्टान पर टकराएगा, उस रॉक पर टकराएगा, तो वो धीरे धीरे, यानी कि 1 महीने में नहीं, 1 साल में भी नहीं, वो धीरे धीरे कई सालों में वो जो रॉक है वो टूटती जाएगी, टूटती जाएगी, टूटती जाएगी, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती चली जाएगी। तो किसी भी रॉक का छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। और वो किसी भी वजह से हो सकता है, वो पानी की वजह से हो सकता है, वो हवा चलने की वजह से भी हो सकता है, वो ग्लेशियर की वजह से भी हो सकता है। तो कोई भी वजह उसके लिए हो सकती है, पानी, हवा, ग्लेशियर, कुछ भी हो सकता है। तो पहले क्या होगा, वो रॉक छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगी। टूटने के बाद अगला जो स्टेप है वो है इरोजन। अगला स्टेप है इरोजन। इरोजन क्या होता है? अब जब मान लीजिए वो जो बड़ी रॉक थी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई, अब वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको या तो पानी अपने साथ बहा करके ले जाएगा, या हवा अपने साथ उड़ा करके ले जाएगी, या ग्लेशियर अपने साथ लेकर के चला जाएगा। तो उन पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह बह जाना, चले जाना, वो क्या कहलाता है? वो इरोजन कहलाता है। तो इरोजन का मतलब हुआ कि वॉश्ड अवे द पार्टिकल्स। इंग्लिश पे ज्यादा वो मत करना, कहीं सोचो इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर निकालूं, मिल जाएगा आपको कोई ना कोई ग्रामेटिकल एरर। मैं आपको केवल समझाना चाह रहा हूं कि जो पार्टिकल्स हैं वो जब बह करके चले जाते हैं किसी भी चीज के थ्रो किसी भी चीज के द्वारा, जैसे पानी के द्वारा, थ्रो वाटर, एयर, ग्लेशियर्स, किसी भी चीज के द्वारा, तो वो जो बह जाने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है इरोजन। अब तीसरी जो लास्ट प्रोसेस आती है वो आती है डिपोजिशन।
डिपोजिशन का मतलब क्या है? डिपोजिशन का मतलब है पहले क्या हुआ, वो बड़ी रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई। दूसरा स्टेप क्या हुआ कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो पानी के साथ या हवा के साथ बह करके चले गए। तीसरा स्टेप ये है कि वो कहीं ना कहीं वो जो पार्टिकल्स हैं वो जा करके इकट्ठे होंगे, जमा होंगे। तो जमा होना, इकट्ठे होना, वो कहलाता है डिपोजिशन, यानी डिपॉजिटेड या डिपोजिशन, डिपॉजिट ऑफ स्मॉल वेदर्ड पार्टिकल्स। यानी वो जो टूटे हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जब किसी जगह पर जाकर के जमा हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे डिपोजिशन। तो ये तीन जो प्रोसेस हैं, इन तीन प्रोसेसेस की वजह से कई सारी अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनती हैं। कहीं डेल्टा बनते हैं, कहीं पे कोई प्लेन बन जाता है, कोई मैदान बन जाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स जो हैं वो इन तीन प्रोसेस की वजह से बनते हैं। या फिर एक और जो चीज बताई थी वो क्या बताई कि भाई इन तीन के अलावा एक और क्या चीज हो सकती है? तो इन तीन के अलावा एक और चीज हो सकती है मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। यानी कि जो हमारी अर्थ है वो कई सारी प्लेट्स से मिलकर के बनी हुई है, उसके अंदर बहुत सारी प्लेट्स हैं। प्लेट्स का मतलब है कि भाई कई सारी प्लेट्स, यानी कि धरती का जो टुकड़ा है उसको हम एक प्लेट कहते हैं, और वो कई सारी प्लेट मिल करके हमारी अर्थ की जो ऊपर की सरफेस है, क्रस्ट है, उसको क्रिएट करती हैं। तो वो जो प्लेट्स हैं वो आपस में मूव करती रहती हैं, तो उनके मूवमेंट्स की वजह से भी कई सारी लैंडफॉर्म्स बनती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, यानी कि मूवमेंट ऑफ द अर्थ की वजह से क्या बनते हैं? तो बनते हैं माउंटेन्स। जो माउंटेन्स बनते हैं वो प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से बनते हैं। कैसे बनते हैं वो भी आगे समझेंगे हम, लेकिन माउंटेन्स एक तरह की लैंडफॉर्म है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो बनता कैसे है। माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, ये सारी चीजें किसकी वजह से बनती हैं? प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको कि भाई कई सारी लैंडफॉर्म्स हमारी अर्थ पे पाई जाती हैं, जिनका कारण क्या है बनने का? एक तो ये तीन प्रोसेस है, कई सारी प्रोसेस हैं, उनमें से तीन का नाम आपको यहां मैंने आपको बताया। वेदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होती है, डिपोजिशन क्या होती है। दोबारा समझ लो, वेदरिंग का मतलब होता है बड़ी रॉक का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना किसी भी चीज के थ्रू, चाहे पानी, चाहे हवा, चाहे ग्लेशियर। फिर उसके बाद वो जो पार्टिकल्स है वो जब बहेंगे वो उस एजेंट के साथ, एजेंट मतलब वो जो पानी है, हवा है, ग्लेशियर है, वो एजेंट है, उसके साथ जब वो पार्टिकल्स कहीं जाएंगे बह करके तो उसको हम कहेंगे इरोजन। और कहीं ना कहीं जाकर के वो जब इकट्ठे हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे डिपोजिशन। तो ये तीन प्रोसेस हैं जिनकी वजह से कई सारी लैंडफॉर्म्स हमारी अर्थ के ऊपर क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं यहां। ठीक है, तो लैंडफॉर्म्स क्या है पहले तो वो दोबारा देख लो। अ लैंडफॉर्म इज अ नेचुरल फीचर ऑन द अर्थ सरफेस formed by processes such as weathering, erosion, deposition and the movements of the earth crust. एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल ऑफ लैंडफॉर्म्स इंक्लूड, जैसे एग्जाम्पल के लिए माउंटेन्स हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट हैं, कोस्टल फीचर्स हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं अलग अलग लैंडफॉर्म्स के। ठीक है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स के। ठीक है, अब आ जाते हैं शुरुआत से कि द अर्थ सरफेस इज नॉट कंसिस्टेंट। सिंपल तरीके से एकदम समझते चलेंगे, एक एक लाइन का मतलब क्या मतलब है, इस बात का क्या कहना चाह रहा है चैप्टर कि द अर्थ सरफेस इज नॉट कंसिस्टेंट। अर्थ की जो सरफेस है वो कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब कि एक जैसी सरफेस नहीं है। आप पूरे कहीं, जब आप भी कहीं घूमने भी जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई कहीं पे आपको पहाड़ दिख रहा है, कहीं पे आपको नदी दिख रही है, कहीं पे आपको मैदान दिख रहे हैं, कहीं पे आपको ऊबड़ खाबड़ जमीन दिख रही है। तो अर्थ की जो सरफेस है वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो एक जैसी नहीं है। इट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड बाय पावरफुल फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम विद इन एंड द सरफेस ऑन द प्लैनेट। यानी कि जो हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है, चेंज होती रहती है अलग अलग फोर्सेस की वजह से। जैसे कौन से फोर्सेस? तो कुछ फोर्सेस हैं जो अर्थ के अंदर से लग रहे हैं, कुछ फोर्सेस हैं जो अर्थ के ऊपर क्रिएट हो रहे हैं, ऊपर लग रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज दैट एक्सप्लेन्स दीज चेंजेस इन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है इन सारे लैंडफॉर्म्स को समझने की, या ये जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं अर्थ के ऊपर इनको समझने की, वो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स, विच डिस्क्राइब्स हाउ लार्ज पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट मूव स्लोली ओवर द मोल्टन मेंटल। जो ये बताता है कि जो हमारी अर्थ की ऊपर की जो
लेयर है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, ये आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा कि अर्थ में मेनली 3 लेयर पाई जाती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर को कहते हैं हम क्रस्ट, उसके अंदर आप जाओगे तो मिलेगी आपको मेंटल, और सबसे अंदर आप जब जाओगे तो वहां पर मिलेगा आपको कोर। तो 3 मेन लेयर होती हैं अर्थ में, क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबसे अंदर कोर, फिर मेंटल और फिर क्रस्ट। तो जो क्रस्ट है वो कई सारी प्लेट से मिलकर के बना हुआ है, और वो मेंटल के ऊपर एक तरीके से तैर रही हैं प्लेट्स। क्यों तैर रही हैं? क्योंकि जो ऊपर का जो मेंटल है वो कैसा है, वो पिघला हुआ है, मोल्टन मेंटल है। मोल्टन मेंटल है, मोल्टन मतलब पिघला हुआ मेंटल है, तो उसके ऊपर वो तैर रही हैं तो मूव कर रही हैं, और मूव कर रही हैं तो आपस में टकराएंगी, और आपस में टकराने की वजह से कई सारी अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट होंगी। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स गिव राइज टू वेरियस लैंडफॉर्म्स। इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से कई सारे लैंडफॉर्म बनते हैं, सच एज जैसे माउंटेन्स हैं, वॉल्केनोज हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, ये सब बनती हैं उन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से। अंडरस्टैंडिंग प्लेट टेक्टोनिक्स एंड लैंडफॉर्म्स हेल्प्स अस एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना लाइक अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। यानी जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स को समझते हैं, इस थ्योरी को समझते हैं, तो हमें समझ में आता है कि भाई ये माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ये अर्थक्वेक कैसे आते हैं, ये वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है, यानी कि ज्वालामुखी कैसे फटता है, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स कैसे बने हैं, और ये ओशंस कैसे बने हैं। ये चीज़ हमें तब समझ में आती है जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स को समझते हैं। एंड अलाउज अस टू बेटर अप्रिशिएट द डायनेमिक नेचर ऑफ द अर्थ। और हम इस अर्थ की जो एक डायनेमिक अप्रोच है, जो इसका बार बार बदलने का जो नेचर है, उसको हम समझ पाते हैं, उसको हम अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं, बहुत देर से हम एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। अब ये होती क्या है प्लेट टेक्टोनिक्स? तो बेसिक आइडिया मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जो अर्थ है वो 3 लेयर से मिलकर के बनती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट में जो ऊपर की लेयर है उसमें कई सारी छोटे छोटे अर्थ के टुकड़े हैं जिनको हम प्लेट्स कहते हैं, और वो प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। लेकिन वो प्लेट्स, वो जो क्रस्ट है वो एक तैरते हुए या वो मोल्टन मैग्मा के ऊपर, मोल्टन मेंटल के ऊपर वो तैर रही हैं, फ्लो कर रही हैं, जिसकी वजह से वो मूव करती हैं। तो उस मूवमेंट की वजह से कई सारी चीजें बनती हैं। इसी थ्योरी को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। बस सिंपल बात, पढ़ते हैं इसको। प्लेट टेक्टोनिक्स इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरी गिवन बाय W.J. मॉर्गन। ये नाम आपको हाईलाइट कर लेना है किताब के अंदर कि प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी किसने दी है? W.J. मॉर्गन ने। इन अर्थ साइंस दैट एक्सप्लेन्स द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, जो क्या बताता है अर्थ का क्रस्ट कैसे मूव करता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट वन सिंगल पीस। यानी ये थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारी अर्थ की आउटर लेयर है वो केवल एक सिंगल पीस नहीं है। वो ऐसा नहीं कोई सिंगल एक बॉल है पूरी की पूरी, एक ही लेयर है पूरी की पूरी, नहीं, उसमें कई सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं और वो जुड़े हुए हैं आपस में। तो सिंगल एक पीस नहीं है, बट इज ब्रोकन इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल पीसेस, जबकि वो कई सारे बड़े बड़े और छोटे छोटे टुकड़ों में फैली हुई है, टूटी हुई है, डिवाइडेड है, जिसको हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। These plates move slowly over the semi-molten layer beneath them। यानी ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो प्लेट्स हैं, इनके नीचे जो है पिघला हुआ मेंटल है, यानी इनके नीचे की जो लेयर है वो पिघली हुई है, या आप कह सकते हो सेमी मोल्टन है, यानी कि बहुत ज्यादा भी एकदम पानी की तरह नहीं है और बिल्कुल हार्ड भी नहीं है। जैसे लावा होता है ना, लावा जैसी है, तो लावा हल्का सा गाढ़ा होता है, तो उस जैसी है, यानी कि सेमी मोल्टन एक लेयर है, उसके ऊपर ये प्लेट्स हैं, तो वो मूव करती हैं, तैरती हैं। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजर फिजिकल फीचर्स। इनकी वजह से कई सारे फिजिकल फीचर्स बनते हैं, जैसे अभी बताया मैंने आपको, माउंटेन्स, वॉल्केनोज, ये सारी चीजें। एंड नेचुरल फिनोमिना, और कई सारे नेचुरल फिनोमिना आते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, सच एज माउंटेन्स, अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। उसके एग्जाम्पल भी आपके सामने। आगे चलें, देखो वही चीजें हैं। द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 मेन लेयर्स। सबसे पहले अर्थ 3 मेन लेयर से मिलकर के बनती है। कौन कौन सी 3 मेन लेयर है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। इस लाइन को भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा अपनी किताब में कि जो अर्थ है वो 3 मेन लेयर से मिलकर के बनती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑन विच विल लिव। सिंपल बात, क्रस्ट वो लेयर है जो सबसे बाहर की लेयर है जिसके ऊपर हम रहते हैं। बिलो द क्रस्ट लाइज द मेंटल। क्रस्ट के नीचे मेंटल होती है, विच इज वेरी थिक एंड हॉट, जो काफी थिक है यानी गाढ़ी है और गर्म है। द कोर इज द इनर मोस्ट लेयर। सबसे अंदर क्या होती है? कोर।
एंड इज एक्सट्रीमली हॉट एंड हैवी, जो बहुत ही ज्यादा गर्म और बहुत ही ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा गर्म है, इतनी गर्म है कि वहां तक जाना पॉसिबल नहीं है। हम कोई भी ऐसा मटेरियल या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हम कोर तक भेज सकें। द क्रस्ट अलोंग विद द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल फॉर्म्स द लिथोस्फीयर। यानी कि अब इस बात को समझो, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये है अर्थ, इसकी जो अपर लेयर है, ये इसकी जो अपर लेयर है ये है क्रस्ट, फिर इसके बाद ये वाली जो लेयर है ये है मेंटल, और सबसे अंदर जो लेयर है ये है कोर। क्लियर है बात? ये क्या कह रहा है, अभी जो लाइन मैंने आपके सामने पढ़ी है, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जो क्रस्ट है और मेंटल का जो थोड़ा सा ऊपर का जो हिस्सा है, यानी आप मेंटल का जो थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा है, इसको अगर आप और ले लो इस तरीके से, तो ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो बनेगा पूरा, यानी क्रस्ट और थोड़ा सा अपर मेंटल, क्रस्ट और मेंटल का कुछ हिस्सा, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लिथोस्फीयर। ये क्या कहलाएगा? लिथोस्फीयर। समझे बात? भाई 3 मेन लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अगर हम क्रस्ट को और थोड़े से मेंटल को और मिला दें तो जो लेयर बनती है इसको कहते हैं लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या है? क्रस्ट प्लस अपर लेयर ऑफ मेंटल, यानी मेंटल की अपर लेयर और क्रस्ट को अगर आप मिला दो तो जो लेयर बनती है वो कहलाती है लिथोस्फीयर। समझ में आ गई बात? क्या लिखा है यहां पे? ये रहा, द क्रस्ट अलोंग विद द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल फॉर्म्स द लिथोस्फीयर। तो इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए कि क्रस्ट और उसके साथ में अपर पार्ट ऑफ मेंटल को अगर आप मिला दोगे तो क्या बनेगा? लिथोस्फीयर। दिस लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये जो लिथोस्फीयर है ये कई सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है, टूटा हुआ है। और बीनीथ द लिथोस्फीयर लाइज द एस्थेनोस्फीयर। और इस लिथोस्फीयर के अंदर क्या पाया जाता है? एस्थेनोस्फीयर। इस लाइन को भी हाईलाइट करना आपको। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? आपसे ना ऐसी वन वर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिथोस्फीयर क्या है, इसको डिफाइन करो, एस्थेनोस्फीयर क्या है, इसको डिफाइन करो, इस तरीके से। तो जो मैंने अभी आपको लिथोस्फीयर बताया, उसके जब आप थोड़ा और नीचे जाओगे मेंटल में, तब आपको एक और लेयर मिलेगी, एस्थेनोस्फीयर। ये क्या है? तो विच इज सेमी मोल्टन एंड अलाउज द प्लेट्स टू मूव, जो कि सेमी मोल्टन है और जिसकी वजह से उसके ऊपर जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। ठीक है, जो हम बहुत देर से बार बार डिस्कस कर रहे हैं। कहां है देख लेते हैं एक बार। जैसे इसी में, यानी यहां तक तो हो गया क्या? लिथोस्फीयर। यहां तक तो हो गया आपका लिथोस्फीयर। ये जो लाइन है यहां तक तो लिथोस्फीयर है। और इस लिथोस्फीयर के अंदर, एक और लाइन, एक और लेयर है छोटी सी, एक और लेयर है। ये वाली जो लेयर है इसको क्या कहते हैं? ये कहलाती है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर। ये क्या है एस्थेनोस्फीयर? तो एक मोल्टन मेंटल है, यानी मेंटल का एक मोल्टन पार्ट है जिसके ऊपर पूरा का पूरा जो लिथोस्फीयर है, जो छोटी छोटी प्लेट्स में, बड़ी बड़ी प्लेट्स में डिवाइडेड है, वो प्लेट्स इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरती हैं। ठीक है, इससे बेटर मैं आपको एक और डायग्राम बना के दिखाता हूं इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये है अपर सरफेस, यहां तक है क्रस्ट, फिर यहां तक है मेंटल और यहां तक है कोर। पहले ऐसे समझिए, सबसे ऊपर है ये है क्रस्ट, ये है मेंटल और ये है कोर। ठीक, अगर मैं क्रस्ट के साथ
थोड़ा सा मेंटल और ले लूं, इतना हिस्सा ले लूं मेंटल का, तो ये बन जाएगा लिथोस्फेयर। ये बन जाएगा लिथोस्फेयर। अब समझ में आ रहा होगा। अब इस लिथोस्फेयर के नीचे हल्की सी एक और लेयर है, इस लिथोस्फेयर के नीचे एक और लेयर है, ये वाली। ये जो लेयर है ये कहलाएगी एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर। और ये एस्थेनोस्फेयर कैसी है? ये मोल्टन है, यानी कि ये हल्की सी पिघली हुई है। और ये जो ऊपर का जो लिथोस्फेयर है ये कई सारी छोटे छोटे बड़ी बड़ी प्लेट्स में डिवाइडेड है। यानी एक प्लेट मान लीजिए ये है, एक प्लेट इधर है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट इधर है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इस तरीके से। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो आगे। ये जो डायग्राम है इसमें आपको ये समझाया हुआ है, देखो पूरा ये आपको समझाया हुआ है। ये मैंने जो अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया है ये वही सेम डायग्राम है कि सबसे पहले आप देखो, सबसे ऊपर है क्रस्ट। और क्रस्ट को भी जब आप देखोगे, आप में से हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो ये सोचता हो कि भाई हम तो धरती पे रहते हैं, जहां पे समुद्र है, जहां पे पानी है, वो उसके नीचे तो कुछ नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। जो क्रस्ट होती है वो समुद्र के नीचे भी होती है, और हम जहां रहते हैं कॉन्टिनेंट्स, वहां उसके भी नीचे है। यानी हम जिस पे हैं वो भी क्रस्ट है, और समुद्र के नीचे भी एक लेयर होती है, वो भी क्रस्ट है। बट अंतर क्या है कि समुद्र जहां पर है वहां पर एक गड्ढा है, मान लीजिए बहुत बड़ा गड्ढा है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो वो समुद्र है। अर्थ के ऊपर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो वो एक तरीके से समुद्र है, वो ओशन है। तो जहां ओशन है वहां पे क्रस्ट की मोटाई जो है वो कम होगी, क्योंकि वो गड्ढा है। और जहां पे हम हैं, जो कॉन्टिनेंट है, वहां पे क्रस्ट की मोटाई ज्यादा होती है। तो जो क्रस्ट है वो भी दो तरीके का हो गया। कौन कौन से दो तरीके का? एक हो गया ओशनिक क्रस्ट, यानी जो ओशन के नीचे क्रस्ट है वो हो गया ओशनिक क्रस्ट, और एक हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी जो कॉन्टिनेंट्स के नीचे क्रस्ट है। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता है कि भाई कौन सा वो क्रस्ट है जिसकी विड्थ, जिसकी मोटाई ज्यादा होती है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई ज्यादा होती है 30 किलोमीटर, और ओशनिक क्रस्ट की मोटाई कम होती है 5 किलोमीटर। ये अप्रोक्स है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 5 किलोमीटर है, एग्जैक्ट 5 किलोमीटर है ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेटली कि भाई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई 30 किलोमीटर है और ओशनिक क्रस्ट की मोटाई 5 किलोमीटर है। अब आप ऊपर से क्रस्ट से 100 किलोमीटर तक जब आप जाते हो तो वो जो लेयर बनती है उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर, जो भी मैंने आपको बताई। इस लिथोस्फेयर, ये लिथोस्फेयर कैसी होती है? हार्ड लेयर होती है, इसमें कई सारी प्लेट्स होती हैं। इसके नीचे एक लेयर होती है एस्थेनोस्फेयर, 200 किलोमीटर तक ये एस्थेनोस्फेयर होती है। और नीचे आप जाओगे तो फिर आपको मिलेगी मेंटल, जो कि होती है 2900 किलोमीटर की, और ये एस्थेनोस्फेयर से स्टार्ट हो जाती है 2900 किलोमीटर तक। फिर आपकी शुरू होती है कोर। कोर भी दो तरह की होती है, एक होती है आउटर कोर यानी बाहर की कोर, और एक होती है इनर कोर यानी कि अंदर की कोर। आउटर कोर की मोटाई होती है 2200 किलोमीटर, इनर कोर होती है 1250 किलोमीटर। पूरा टोटल कर दो तो अर्थ की जो रेडियस है वो आ जाती है 6375 किलोमीटर अप्रॉक्स। ये अर्थ की रेडियस है 6375। ठीक है, क्लियर है? तो ये वाला जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आप बार बार पढ़िए, इसको समझिए, इसको याद करने की कोशिश कीजिए। ये डायग्राम जो है अर्थ के तरीके से दिया हुआ है, इनर कोर सबसे अंदर, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल और फिर क्रस्ट। ठीक है, यहां पे सबकी डेफिनेशन भी दी हुई है, क्रस्ट क्या है, लिथोस्फेयर क्या है, एस्थेनोस्फेयर क्या है, मेंटल क्या है, आउटर कोर क्या है, इनर कोर क्या है। इनको भी एक बार देख लेते हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं एक बार, नहीं तो ये भी बुरा मान जाएंगे। क्रस्ट क्या होता है सबसे पहले? तो क्रस्ट क्या है? थिकनेस वेरीज फ्रॉम 30 to 40 किलोमीटर। थिकनेस की कहां से कहां तक वेरी करती है? इसकी 30 से 40 किलोमीटर। कहां पे? कॉन्टिनेंट्स के अंदर, और ओशन के अंदर 5 से 7 किलोमीटर की। तो इसलिए मैंने कहा था अप्रोक्स है। एस्थेनोस, यहां से पहले यहां चलते हैं। लिथोस्फेयर क्या है? तो द रिजिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ दैट इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल, यानी क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला दो तो जो ऊपर की रिजिड पार्ट है, रिजिड मतलब होता है हार्ड, कठोर, उसको बोलते हैं रिजिड, सख्त।
तो जो रिजिड आउटर लेयर है जिसके अंदर आपका क्रस्ट और अपर मेंटल आता है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। उसके नीचे जाओगे तो मिलेगा एस्थोनोस्फीयर। एस्थोनोस्फीयर कैसा है? द हॉट मोबाइल लेयर ऑफ पार्शियली मोल्टन रॉक, जिसके अंदर हल्की पिघली हुई रॉक्स होती हैं, जो पार्शियली मोल्टन होता है उसको हम कहते हैं एस्थोनोस्फीयर। उसके नीचे जाओगे तो आएगा मेंटल, द मोस्टली सॉलिड लेयर, जो कि मोस्टली सॉलिड होता है बिटवीन द क्रस्ट एंड द अर्थ आउटर कोर। क्रस्ट के और आउटर कोर के बीच में जो मोस्टली सॉलिड लेयर है उसको हम कहते हैं मेंटल। फिर और नीचे जाओगे तो मिलेगा आउटर कोर। आउटर कोर कैसा है? अ फ्लूइड लेयर मेनली कंसिस्टिंग ऑफ आयरन एंड निकल। ये भी फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब ये भी थोड़ा सा तरल है, जिसके मतलब लिक्विड जैसा है, मोल्टन है, जिसके अंदर आयरन और निकल पाए जाते हैं। और सबसे अंदर जाओगे तो मिलेगा आपको इनर कोर, अ सॉलिड, ये सॉलिड है, हॉट स्पिनिंग मेटल। और ये एक स्पिनिंग मेटल है, यानी घूमता हुआ एक मेटल है, मेटल बॉल, जैसे कोई मेटल की बॉल है बहुत बड़ी और हार्ड है और वो घूम रही है अंदर की तरफ। दैट इज द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ का डेंसेस्ट पार्ट है, सबसे ज्यादा डेंस पार्ट है, सबसे ज्यादा घना हिस्सा है वो। ठीक है, चलिए आगे चलें। एक मिनट। टेक्टोनिक प्लेट्स आर मैसिव स्लैब्स ऑफ सॉलिड रॉक दैट मूव वेरी स्लोली। यानी टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं? तो बड़ी बड़ी सॉलिड रॉक की स्लैब्स हैं, यानी टुकड़े हैं सॉलिड रॉक के, जो कि बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, यूजुअली फ्यू सेंटीमीटर्स पर ईयर। यानी इतना स्लो मूव करते हैं कि एक साल में कुछ सेंटीमीटर मूव करते हैं, बस इतना स्लो। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तीन तरह की मेनली टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मतलब जो भाई हमारे कॉन्टिनेंट के नीचे प्लेट है उसको हम कॉन्टिनेंटल प्लेट कहते हैं। ओशन के नीचे प्लेट होगी तो उसको ओशनिक प्लेट्स कहेंगे, सिंपल बात है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स, जो कॉन्टिनेंट्स कैरी करते हैं। ओशनिक प्लेट्स कौन सी होती हैं? जो ओशन कैरी करती हैं, ओशन फ्लोर कैरी करती हैं। एंड मिक्स्ड प्लेट्स कौन सी होती हैं? जिसमें दोनों आते हैं, कॉन्टिनेंट भी आते हैं और ओशन भी आते हैं। तो बहुत सिंपल है, यानी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो तीन तरह की होती हैं। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जिनके नीचे कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशनिक प्लेट्स जिनके नीचे ओशन फ्लोर है, और मिक्स्ड प्लेट्स जिसके अंदर दोनों हैं, जिसके अंदर कॉन्टिनेंट भी है और ओशन भी है। सम ऑफ द मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड द पैसिफिक प्लेट। अब जो बहुत सारी हमारे यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनमें जो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं उसमें आती है आपकी पैसिफिक प्लेट, जिसके ऊपर आपका पैसिफिक ओशन है। यूरेशियन प्लेट जिसमें आपका यूरोप है, जिसमें आपका कई सारा एशिया का हिस्सा है, रशिया वगैरह है, वो यूरेशियन प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट पूरा अफ्रीका है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जिसमें नॉर्थ अमेरिका है। साउथ अमेरिकन प्लेट जिसमें साउथ अमेरिका है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी जिसमें इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है, वो एक ही प्लेट है और उसमें बीच में ओशन भी है, इंडियन ओशन भी है। एंड एंटार्क्टिक प्लेट जिसके ऊपर एंटार्क्टिका है। तो ये बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिलो द क्रस्ट। यानी जो क्रस्ट है उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो कैसे मूव करती हैं, उनकी मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है, तो मेनली तीन तरह की मूवमेंट होती है। एक होती है कंडक्शन, एक होती है कन्वेक्शन और एक होती है एडवेक्शन। कंडक्शन होती है जो ऊपर की तरफ चीजें मूव करती हैं, यानी मान लीजिए नीचे कोई चीज गर्म है तो जिसकी उसकी वजह से ऊपर की तरफ भी चीजें गर्म होती जा रही हैं, तो वो कहलाती है कंडक्शन। दूसरी होती है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है कि भाई मान लीजिए कोई एक चीज गर्म हुई, अब वो गर्म होने के बाद वो हल्की हो गई, तो हल्की होकर वो ऊपर की तरफ उठ गई। जैसे एग्जांपल के लिए जब हवा गर्म होती है तो हवा गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठती है, जिसकी वजह से बादल बन जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है कन्वेक्शन, कि ठंडी चीज नीचे आ जाएगी, गर्म चीज ऊपर चली जाएगी, ठंडी चीज नीचे आ जाएगी, गर्म चीज ऊपर चली जाएगी। तो ये सर्कल चलता रहता है, तो इसको कहते हैं कन्वेक्शन।
कंडक्शन क्या है कि मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए मेटल का पेन है ये, वैसे मेटल का नहीं है, वैसे मेटल का भी है, क्योंकि इसको मैं जब यहाँ लगाता हूँ तो ये चिपक जाता है। तो मान लीजिए मेटल का पेन है, इसको मैंने अगर यहाँ से गर्म करना शुरू किया, तो अगर मैं इसके इस हिस्से को गर्म करूंगा तो क्या ये हिस्सा गर्म होगा कि नहीं होगा? ये भी होगा गर्म। क्यों? क्योंकि जो हीट है वो इसके ऊपर चलती हुई जा रही है, इसमें से फ्लो होती होती ऊपर जा रही है, तो इसको कहेंगे कंडक्शन। ये कहलाएगा कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या है कि गर्म चीज ऊपर जा रही है, ठंडी चीज नीचे आ रही है, गर्म चीज ऊपर जा रही है, ठंडी चीज नीचे आ रही है। एडवेक्शन होता है जो हॉरिजॉन्टल मूव करता है, यानी कोई हीट है जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, अपने साइड में मूव कर रही है, उसको बोलते हैं एडवेक्शन। तो तीन चीज आपको याद रखनी है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन। कंडक्शन जो ऊपर की तरफ हीट मूव करती है, ठीक है, किसी सरफेस के थ्रू। कन्वेक्शन जिसमें गर्म चीज ऊपर चली जाती है, ठंडी चीज नीचे आ जाती है, वो कन्वेक्शन। और एडवेक्शन क्या है? जब कोई हीट अपने साइड में मूव करती है तो वो कहलाती है एडवेक्शन। अब इस डायग्राम को समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा बेसिक चीजें समझ लेनी है। टोटल इंटीरियर फ्लो, यानी कि जो हमारे इंटीरियर हीट फ्लो कि जो हमारे धरती के अंदर हीट है वो कैसे फ्लो करती है, तो कोर में जो हीट फ्लो करती है 22% करती है, मेंटल में करती है, लोअर मेंटल में 32%, अपर मेंटल में 22% और क्रस्ट में 24%। तो कहां पे कैसा मूवमेंट होता है? तो सबसे पहले नीचे होता है कंडक्शन, फिर होता है कन्वेक्शन, यहां भी कन्वेक्शन, और सबसे ऊपर क्रस्ट पे होता है क्या? एडवेक्शन। यानी क्रस्ट पे क्या होता है कि हीट साइड में मूव करती है। सबसे पहले कोर में क्या होती है? ऊपर की तरफ हीट मूव करती है, कंडक्शन होता है। फिर कन्वेक्शन होता है कि गर्म चीज ऊपर जाती है, ठंडी चीज नीचे आती है, गर्म चीज ऊपर जाती है, ठंडी चीज नीचे आती है। और सबसे ऊपर हीट जो है वो साइड में मूव करती है, जिसको हम बोलते हैं एडवेक्शन, ठीक है। और जहां जहां ये सर्कल है वो है मैग्मा जोन्स, यानी जहां पे मैग्मा पाया जाता है, और वही मैग्मा जब धरती के बाहर निकल जाता है तो बन जाता है लावा। यानी वही मैग्मा जब वोल्केनो से धरती के बाहर निकल जाता है तो वो लावा कहलाता है। सिंपल बात। आगे चलते हैं। अब वही चीज यहां पे समझा रखी है, क्या क्या चीजें हैं उनको एक बार देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज कॉज्ड बाय कन्वेक्शन करंट्स, यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो जो मूव करती हैं वो किस वजह से करती हैं? कन्वेक्शन करंट्स की वजह से मूव करती हैं। कन्वेक्शन करंट्स इन द मेंटल। कैसे? कन्वेक्शन करंट क्या है? तो बेटा यही है कन्वेक्शन करंट, जो मैंने अभी आपको कन्वेक्शन समझाया ना, कि गर्म चीज ऊपर आती है, ठंडी चीज नीचे चली जाती है, गर्म चीज ऊपर आती है, ठंडी चीज नीचे चली जाती है, तो ये चीजें मूव कर रही हैं, तो एक तरीके के करंट है। करंट मतलब होता है कोई चीज फ्लो हो रहा तो इसका मतलब करंट है। जैसे पानी फ्लो करता है तो उसको बोलते हैं ओशनिक करंट। ओशन में कई बार लहरें आती हैं, पानी फ्लो करता है तो उसको ओशन करंट कहते हैं। तो करंट का मतलब होता है किसी चीज का फ्लो करना। तो यहाँ पे चीजें फ्लो कर रही हैं तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज कॉज्ड बाय कन्वेक्शन करंट्स। जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है क्यों होता है? क्योंकि मेंटल में कन्वेक्शन करंट्स फ्लो करती हैं। हीट फ्रॉम द अर्थ कोर कॉजेज मोल्टन मटेरियल इन द मेंटल टू राइज। जो हमारे अर्थ का जो हीट फ्रॉम द अर्थ कोर, यानी अर्थ के कोर में जो हीट है वो क्या करती है? वो मोल्टन मटेरियल को ऊपर की तरफ ढकेलती है, क्योंकि मोल्टन मटेरियल उससे गर्म होता है और वो ऊपर की तरफ आता है। वाइल कूलर मटेरियल सिंक्स, और ठंडा मटेरियल नीचे जाता है, यही कहलाता है कन्वेक्शन। दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट क्रिएट्स कन्वेक्शन करंट्स। इसकी वजह से कन्वेक्शन करंट फ्लो करती है, डेट पुश एंड पुल द टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स पुश और पुल होती हैं। यानी बार बार ये साइकिल चलती रहती है, जिसकी वजह से जो ऊपर प्लेट्स हैं वो हिलती हैं, मूव करती हैं, कॉजिंग देम टू मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, जिसकी वजह से वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं। द एजेस वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट आर कॉल्ड प्लेट बाउंड्रीज। यानी जो दो मान लीजिए दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जैसे मान लीजिए जैसे कोई दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। अब ये दोनों प्लेट्स जिस जगह पे जुड़ रही हैं, जिस जगह पे मिल रही हैं, तो ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ये क्या कहलाती है? प्लेट बाउंड्रीज। यानी जिस जगह दो प्लेट्स, दो टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं, वो जो बाउंड्री है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्लेट बाउंड्रीज, वो कहलाती है प्लेट बाउंड्रीज।
ठीक है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। अब 3 तरह की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं भाई। प्लेट बाउंड्रीज क्या है? जहां पे 2 प्लेट्स मिलती हैं, वो जो बाउंड्री है वो कहलाती है प्लेट बाउंड्री। अब 3 तरह की प्लेट बाउंड्री है, कौन कौन सी? द फर्स्ट इज द कन्वर्जेंट बाउंड्री। एक होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, मैं आपको तीनों बना के दिखा दूंगा अलग से बोर्ड पे। एक होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, वेयर 2 प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जहां पे दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। यानी अगर मान लीजिए दोनों प्लेट्स हैं, वो ऐसे मूव कर रही हैं दोनों एक दूसरे की तरफ, तब वो बाउंड्री क्या कहलाती है? कन्वर्जेंट बाउंड्री। तब वो कहलाती है कन्वर्जेंट बाउंड्री। व्हेन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड दे फॉर्म फोल्ड माउंटेन्स। अब ये चीजें थोड़ी समझाने वाली हैं कि जब मान लीजिए 2 प्लेट्स आपस में ऐसे टकराती हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, टकराएंगी। टकराने से क्या होता है कि एक जो प्लेट है, जो भारी प्लेट है, भारी प्लेट तो ऊपर ऐसे जाएगी नहीं, भारी प्लेट नीचे जाएगी, हल्की प्लेट ऊपर जाएगी। तो जो भारी प्लेट नीचे जाएगी, हल्की प्लेट ऊपर जाएगी, तो एक माउंटेन क्रिएट होगा और वो माउंटेन कहलाएगा फोल्ड माउंटेन। क्या कहलाएगा वो? फोल्ड माउंटेन। यानी कि जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जब आपस में वो एक दूसरे की तरफ मूव करती है, तो पहली बात कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है और उनके आपस में टकराने से जो भारी प्लेट है वो नीचे चली जाती है, हल्की प्लेट ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से बनते हैं माउंटेन्स और वो कहलाते हैं फोल्ड माउंटेन्स। एग्जाम्पल के लिए हिमालय माउंटेन्स। तो हमारा जो हिमालय है वो एक तरीके का फोल्ड माउंटेन है। When an oceanic plate collides with a continental plate, जब एक ओशनिक प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है, द ओशनिक प्लेट सिंक्स, तो ओशनिक प्लेट्स नीचे जाती है क्योंकि वो भारी है, वो नीचे जाती है बीनीथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट के वो नीचे चली जाती है, लीडिंग टू वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक्स, जिसकी वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। भाई जब 2 प्लेट्स ऐसे टकराएंगी आपस में तो धरती हिलेगी, प्लेट्स हिलेंगी तो अर्थक्वेक आएंगे। अब उनके बीच की जो दरार है, जो बाउंड्री है, उसमें से मैग्मा ऊपर आएगा तो वॉल्केनो फटेंगे, तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं और अर्थक्वेक्स आते हैं। द सेकेंड टाइप इज द डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब दूसरी वाली कौन सी है? डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो अभी हमने पहली वाली पढ़ी है बस। पहली वाली बाउंड्री कौन सी है? कन्वर्जेंट बाउंड्री, जिसमें क्या होता है जब 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो कहलाती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन बनते हैं और वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है और अर्थक्वेक्स आते हैं। अब दूसरी है डाइवर्जेंट बाउंड्री। इसमें क्या होता है? वेयर प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अब मान लीजिए 2 प्लेट्स हैं, वो ऐसे जुड़ी हुई हैं, अब वो एक दूसरे से दूर मूव कर रही हैं ऐसे साइड में। अब जो बीच में स्पेस बन जाता है ये कहलाता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। ये क्या कहलाता है? डाइवर्जेंट बाउंड्री। इसमें क्या होगा? तो इन दिस केस मैग्मा राइजेस फ्रॉम द बिलो एंड फॉर्म्स न्यू क्रस्ट। समझो बात को, जैसे मान लीजिए 2 ऐसे प्लेट थी और वो एक दूसरे से दूर मूव हो रही हैं। अब बीच में खाली स्पेस बन गया। अब ये जो खाली स्पेस है इसमें क्या होगा? इसमें नीचे से जो मैग्मा है वो ऊपर आएगा और ऊपर आकर के वो नई क्रस्ट बना देगा, वो नई लेयर बना देगा, वो नई लेयर बना देगा एक न्यू क्रस्ट, क्रिएटिंग फीचर्स सच एज मिड ओशन रिजेस, जिसकी वजह से मिड ओशन रिजेस बनती हैं। रिजेस मतलब होती हैं ऐसी छोटी मोटी पहाड़ियां, जैसे आप समुद्र में कई बार पहाड़ियां देखने को आपको मिलती हैं, तो उसको बोलते हैं मिड ओशन रिजेस। द मिड अटलांटिक रिज, जैसे एग्जांपल दिया है, द मिड अटलांटिक रिज इज अ गुड एग्जांपल। इसका एक एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज। तो ये हो गया आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब लास्ट आती है तीसरी वाली, द थर्ड टाइप इज द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तीसरी है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, वेयर प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर विदाउट क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग क्रस्ट। इसमें क्या होता है कि जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के साइड में मूव करती हैं इस तरीके से, बिना एक दूसरे को डिस्ट्रॉय किए वो एक दूसरे के साइड में मूव करती हैं। पहले वाले में अंदर की तरफ एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, दूसरी वाली में एक दूसरे से दूर हो रही हैं, और तीसरी वाली में ट्रांसफॉर्म में क्या हो रही हैं, वो ऐसे साइड में मूव कर रही हैं। डिस्ट्रॉइंग विदाउट क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग क्रस्ट, बिना क्रस्ट को क्रिएट किए और बिना क्रस्ट को डिस्ट्रॉय किए। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट मेनली कॉजेज अर्थक्वेक्स। इसकी वजह से केवल अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, सच एज अलोंग द सैन एंड्रियास फॉल्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जैसे एग्जांपल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में सैन एंड्रियास वाला जो फॉल्ट है, वो जो बाउंड्री है, वहां पर 2 प्लेट्स ऐसे साइड में मूव करती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। तो हमने 3 तरह की बाउंड्री समझी। अब मैं आपको समझा देता हूं बोर्ड पे। तो हमने 3 तरह की बाउंड्री समझी, कौन कौन सी? पहला केस क्या है? पहला केस है कि मान लीजिए 2 प्लेट्स हैं जो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ,
तब ये कहलाएगी कन्वर्जेंट बाउंड्री। और इस कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से क्या बनेंगे, इसकी वजह से बनेंगे फोल्ड माउंटेन्स। ऐसे आप बना लेना अपनी कॉपी में भी, फोल्ड माउंटेन्स, या फिर इसकी वजह से आपके वॉल्केनिक एक्टिविटीज होंगी, या फिर आपके अर्थक्वेक्स भी आएंगे। ठीक है, ये होगी आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री। दूसरा केस क्या है कि मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। अब ये एक दूसरे से दूर मूव कर रही हैं, तो ये जो बाउंड्री है इनके बीच में, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी डाइवर्जेंट बाउंड्री। ये कहलाएगी डाइवर्जेंट बाउंड्री। और इनके बीच का जो स्पेस है, यहां पे क्या होगा, यहां पे जो मैग्मा है वो नीचे से आएगा ऊपर, मैग्मा ये नीचे से ऊपर आएगा और यहां पर एक नई क्रस्ट तैयार कर देगा, न्यू क्रस्ट बना देगा, और हल्की हल्की यहां पे छोटी मोटी पहाड़ी बन जाएगी जिसको कहेंगे रिज। इससे रिज क्रिएट होगी। और लास्ट केस, जो तीसरा केस था, वो ये था कि दो प्लेट्स हैं, वो एक इधर मूव कर रही है, एक इधर मूव कर रही है, इस तरीके से। इस केस में क्या होगा, तो इस केस में बहुत ज्यादा चीजें नहीं होंगी। इस केस में केवल ना तो कोई क्रस्ट क्रिएट होगी, ना ही कोई क्रस्ट इसमें डिस्ट्रॉय होगी, केवल अर्थक्वेक्स वगैरह इसमें आएंगे। और इस बाउंड्री को क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसको कहा जाएगा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, समझ गए बात। तो तीन तरह की बाउंड्रीज बनेंगी जब दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी या दूर होंगी या साइड में मूव करेंगी। तो एक बनेगी कन्वर्जेंट बाउंड्री, एक बनेगी डाइवर्जेंट बाउंड्री, और एक बनेगी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, तो यहां तक हमने कर लिया, आगे चलते हैं। ये जो आपके सामने एक इमेज है, इसमें आपको कई सारी प्लेट्स देखने को मिलेंगी, कई सारी प्लेट्स। जैसे बड़ी बड़ी जो प्लेट्स हैं, जैसे पैसिफिक प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट है पूरी, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों आ रहे हैं और बीच में इंडियन ओशन भी आ रहा है, ऊपर यूरेशियन प्लेट है, नीचे एंटार्क्टिक प्लेट है। ये जो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं ये आपके सामने है। ठीक है, ये कुछ एक्टिविटी है। लेट्स मैप में आपको दिखाना है। प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेज अ मेजर रोल इन शेपिंग द अर्थ सरफेस। द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स leads to the formation of mountains, valleys, ocean basins, volcanoes and earthquakes. It also explains the distribution of continents and ocean across the earth. Most earthquakes and volcanoes occur along plate boundaries, especially around the Pacific Ocean, an area known as the Ring of Fire. चलो इसको समझ ही लेते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेज अ मेजर रोल इन शेपिंग द अर्थ सरफेस। अब भाई प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से अर्थ की सरफेस बहुत बार बनती है, चेंज होती है। द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। प्लेट्स के मूव करने की वजह से माउंटेन्स बनते हैं, वैलीज बनती हैं, ओशन बेसिन्स बनते हैं, वॉल्केनो बनते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस अक्रॉस द अर्थ। प्लेट्स की वजह से हमें समझ में आता है कि कहाँ कॉन्टिनेंट है, कहाँ ओशन है। उसके अलावा मोस्ट अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज अकर अलोंग प्लेट बाउंड्रीज। ज़्यादातर जो अर्थक्वेक्स आते हैं या वॉल्केनो आते हैं, वॉल्केनो बनते हैं, वॉल्केनो फटते हैं, वो बाउंड्रीज पे ही होते हैं। क्योंकि वॉल्केनो के लिए क्या है भाई, मैग्मा बाहर आता है तभी तो वॉल्केनो है। अब मैग्मा कहाँ से बाहर आना चाहेगा, जहाँ पे दो प्लेट्स आपस में मिल रही होंगी, जुड़ रही होंगी, जहाँ उसको स्पेस दिखेगा थोड़ा सा बाउंड्री में, वहाँ से मैग्मा बाहर आना चाहेगा। तो वॉल्केनो आपको कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे बाउंड्रीज होंगी, और जहाँ बाउंड्रीज होंगी वहाँ मूवमेंट होगी, और वहीं पर आपके अर्थक्वेक्स भी आएंगे। तो जैसे एक एरिया है, वहाँ पे कई सारे वॉल्केनोज, कई सारी आपको अर्थक्वेक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें से एक एरिया है रिंग ऑफ फायर, जो कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन में।
यानी एक रिंग है जिसमें आपको कई सारे वॉल्केनो, कई सारे आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। इन कंक्लूजन, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ द अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो प्लेट टेक्टोनिक्स हमको समझाती है कि किस तरीके से अर्थ की सरफेस लगातार चेंज होती है, लगातार बनती रहती है। इट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ मेनी लैंडफॉर्म्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। इससे हमें समझ में आता है कि कई सारे लैंडफॉर्म्स, कई सारे डिजास्टर्स कैसे आते हैं। दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो प्रोन रीजन्स। इसी थ्योरी से हमें समझ में आता है, हमें पता चल पाता है कि भाई कौन से वो एरियाज हैं जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हो सकते हैं, कहां पे अर्थक्वेक आ सकते हैं। एंड मैनेजिंग डिजास्टर्स अराइजिंग फ्रॉम देम, और उन डिजास्टर्स से कैसे मैनेज करना है ये भी हमें प्लेट टेक्टोनिक्स से ही समझ में आता है। आगे चलें तो ये जो आपको एक रिंग दिखाई दे रही होगी, जो मैंने अभी आपको बोला था रिंग ऑफ फायर, ये जो आपको एक रिंग दिखाई दे रही है ना ऐसे एक, ये इसी को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। ये पैसिफिक ओशन में है रिंग ऑफ फायर। यहां पे आपको सबसे ज्यादा अर्थक्वेक, सबसे ज्यादा आपको वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा। क्या हो गया इसके बाद, आ क्यों नहीं रहा? आ गया। ठीक है, इसके बाद लेट्स एक्सप्लोर है, ये भी लेट्स एक्सप्लोर है। डज इंडिया हैव अ रिस्क ऑफ अर्थक्वेक्स? क्या इंडिया में अर्थक्वेक्स का रिस्क है? तो इंडिया हैज एक्सपीरियंस सम मेजर अर्थक्वेक्स इन द पास्ट। इंडिया में कई बार बहुत खतरनाक अर्थक्वेक्स आ चुके हैं पास्ट में, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है वो मर चुके हैं। अ लार्ज अर्थक्वेक इन ए डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री लाइक इंडिया कैन कॉज सीवियर डैमेज। भाई इंडिया जैसे देश में अगर बहुत खतरनाक अर्थक्वेक अगर आ जाता है तो वो बहुत खतरनाक है, कई सारे लोग मारे जा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत है। ठीक है, कैन कॉज सीवियर डैमेज टू लाइफ एंड एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से लाइफ और एनवायरनमेंट का काफी लॉस होगा। कैन यू फाइंड आउट विच रीजन इज मोर वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स? व्हाई डू यू थिंक ह्यूमन लाइफ्स आर एट रिस्क? तो आपको देखना है कि भाई कौन कौन से वो एरियाज हैं इंडिया में जहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आ सकते हैं और क्यों हमारी जो लाइफ है वो रिस्क पे है। तो एक एग्जांपल दिया है, द एक्सटेंसिव डैमेज कॉज्ड बाय द मेजर अर्थक्वेक इन गुजरात इन 2001। जैसे गुजरात में 2001 में भुज में एक अर्थक्वेक आया था। भुज एक जगह है उस गुजरात में, वहां पे एक बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था 2001 में। तो उसमें इस लेवल की तबाही हुई थी, इस लेवल की बिल्डिंग्स वगैरह इतनी खतरनाक तरीके से टूटी थी। ठीक है, इसके बाद यहां पे कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, इसको भी देखते हैं डोंट मिस आउट में। क्या दे रखा है कि इन अर्ली टाइम्स टू, यानी हमारे पुराने समय में, प्राचीन काल में, अर्थक्वेक्स वर नॉन एज भूकंप। ये तो आपने वैसे भी सुना होगा कि अर्थक्वेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूकंप का मतलब क्या है? भूकंप, भू मतलब धरती, कंप मतलब कांपना, यानी जब धरती कांपती है तो उसको हम कहते हैं भूकंप। ठीक है, उसी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक, मीनिंग द शेकिंग ऑफ द अर्थ, जिसका मतलब है अर्थ शेक कर रही है, हिल रही है, मूव कर रही है। इन द बृहत संहिता, बृहत संहिता जो किताब है किसकी? वराहमिहिर की। तो बृहत संहिता में वराहमिहिर क्या बताते हैं? वराहमिहिर डेडिकेटेड ए सेक्शन टू अर्थक्वेक्स, यानी बृहत संहिता किताब में वराहमिहिर ने एक पार्ट जो है वो अलग से अर्थक्वेक्स को डेडिकेट किया हुआ है। नोटिंग हाउ चेंजेस इन विंड, रेन, क्लाउड्स, एनिमल बिहेवियर एंड प्लेनेटरी अलाइनमेंट्स कुड सिग्नल देम, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अर्थक्वेक्स आने से पहले हमें कई सारी चीजों से अर्थक्वेक का पता चल सकता है। हमें हवा से पता चल सकता है, हमें बारिश से पता चल सकता है, क्लाउड से, एनिमल के बिहेवियर से, प्लैनेटरी अलाइनमेंट से कि भाई जो प्लैनेट्स हैं एक दूसरे के साथ एक अलाइनमेंट में है कि नहीं है, उससे पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक आने वाला है कि नहीं आने वाला है। ही एट्रीब्यूटेड अर्थक्वेक्स टू 4 एलिमेंटल फोर्सेस। उन्होंने अर्थक्वेक्स के 4 फोर्सेस बताए हैं। जैसे एक बताया वायु यानी विंड, अग्नि यानी कि फायर, इंद्र यानी कि हेवन यानी कि थंडर, ठीक है, थंडर यानी बादल गरजना, बिजली कड़कना, एंड वरुण यानी कि वाटर। ईच लिंक टू स्पेसिफिक कॉन्स्टलेशंस एंड रीजन्स, सबका अपने अपने रीजन से कोई ना कोई लिंक है। दिस रिफ्लेक्ट्स एन अर्ली अटेम्प्ट टू ब्लेंड ऑब्जर्वेशंस विद कॉस्मोलॉजिकल रीजनिंग एंड फिजिकल फिनोमिनन इन इंडिया। तो इसमें जो कॉस्मोलॉजिकल रीजनिंग है, यानी जो कॉस्मोस है, यानी जो यूनिवर्स है, उसकी जो रीजनिंग है उसको फिजिकल फिनोमिना से लिंक करने की पहली बार हमें भारत में कोशिश करी गई। किसने करी? वराहमिहिर ने। कौन सी किताब में? बृहत संहिता में। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है इनके
इनको पढ़ने की कोशिश करना एक बार। फोटोग्राफ शोइंग द डिपोजिशन ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसकी वजह से देखो हर जगह पूरी राख ही राख फैली हुई है, उसका डिपोजिशन आया है यहाँ पे, यानी कि जो वॉल्केनिक इरप्शन है उसकी जो धुआं निकलता है, उसकी जो राख निकलती है, कई बार वो अलग अलग जगह जाकर के जब इकट्ठी होती है तो ये हालात हो जाते हैं। ठीक है, डोंट मिस आउट। यहां से एक मिनट, चलिए ये है डोंट मिस आउट, स्कोर देख लेते हैं। अ मड वॉल्केनो एट बारतांग आइलैंड इज अ रेयर नेचुरल वंडर इन इंडिया एंड अ यूनिक अट्रैक्शन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यानी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक बड़ी अजीब सी एक यूनिक चीज है। क्या यूनिक चीज है? एक नेचुरल वंडर है। अंडमान निकोबार आइलैंड में एक आइलैंड है बारतांग आइलैंड, वहां पे एक मड वॉल्केनो है, यानी कि ऐसा वॉल्केनो है जिसमें से मड निकलती है, कीचड़ निकलती है, लावा नहीं निकलता, कीचड़ निकलती है। अनलाइक फायरी वॉल्केनोज, जैसे फायरी वॉल्केनोज होते हैं, हियर यू विल फाइंड मड बबलिंग आउट ड्यू टू अ नेचुरल अंडरग्राउंड गैसेज एंड प्रेशर। यानी कि यहाँ अंडरग्राउंड गैसेज और प्रेशर ऐसी हैं कि इसमें से लावा नहीं निकलता, इसमें से मड निकलती है, कीचड़ निकलती है। ठीक है, इसलिए इसको मड वॉल्केनो कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन पर। तो वेदरिंग इरोजन क्या होते हैं, उनकी प्रोसेस क्या होती है। वैसे तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है, सारी चीजें क्या है, लेकिन फिर भी यहां से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी यहां से स्टार्ट होगी, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन से। ठीक है, तो आज की क्लास में रखते हैं यहां तक। तो ये आपकी कई पार्ट में, कई नहीं मतलब 2 या 3 पार्ट्स में आपकी ये वाला जो चैप्टर है कंप्लीट हो पाएगा। तो ये आपको ऐसे पार्ट वाइज मिल जाएगा कि चैप्टर 2 पार्ट 1, चैप्टर 2 पार्ट 2, चैप्टर 2 पार्ट 3 अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम यहीं तक रखते हैं, पार्ट 2 में स्टार्ट करेंगे हम प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से मिलते हैं, यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में इतना ही रखते हैं। और इस क्लास को आप शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो आप कमेंट में बताइएगा कि सर अच्छा लग रहा है, सही कर रहे हो आप, अच्छा पढ़ा रहे हो, और इसको आप कंटिन्यू रखिए। इस चीज़ को आप शेयर कीजिए, जितना आप शेयर करोगे उतना ही मैं इसको कंटिन्यू रख पाने में मोटिवेटेड फील करूँगा। ठीक है, और मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई जो है वो ध्यान से कीजिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।